तुम कौन हो? सॉरी, मुझे लगा ये मेरा कमरा है। हसान शाह के माथे पर बल पड़े इस अनजान लड़की को अपने कमरे में देखकर, जबकि वो इसकी मौजूदगी से खौफजदा हुई थी। मीरा जब से अपने मामू के घर आई थी तब से इस शख्स के बारे में मुख्तलिफ बातें सुनने को मिल रही थी कि वो बहुत वसीला खतरनाक इंसान है। नाम बताओ अपना। मिर्हा शबीर। जाने दें प्लीज इसकी। वो नजदीकी से घबराई। मेरे कमरे में आने की सजा तो मिलेगी डियर कजन। इसकी खौफ से फैली आंखों में दिलचस्पी से देखता वो जरा झुका कि वो बेहोश होती झूल गई बाहों में। आधी रात का वक्त था, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। गहरे बादलों ने आसमान को अपने घेरे में ले रखा था। अंधेरी रात में बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें अजीब सा शोर बर्पा कर रही थीं। ऐसे में हवेली के कोने कोने में सन्नाटा छाया हुआ था। मिन्हा शबीर ने चादर ओढ़ते हुए अपनी चादर को मजबूती से थामा। वो कुछ रोज पहले ही अपने मामू गाजी अब्दुल्ला शाह की खूबसूरत मगर पुरस्रार हवेली में रहने आई थी। मिन्हा के अब्बा का कुछ साल पहले इंतकाल हो चुका था। अपने वालिद की वफात के बाद मिन्हा शबीर अपनी अम्मी के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी एक साथ जिंदगी गुजार रही थीं कि एक दिन अचानक मिन्हा पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। मिन्हा की अम्मी हार्ट अटैक से इस दुनिया फानी से कूच कर गईं और मिन्हा इस भरी दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई। मरने से पहले वो अपनी बेटी की जिम्मेदारी अपने अकलौते भाई को सौंप गई थी। मीरा की अम्मी ने पसंद की शादी की थी। यही वजह थी कि वो हमेशा के लिए अपने भाई से दूर हो गई। भाई की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करने की सजा का ताल्लुक की शक्ल में मिली। बहन की जिंदगी में ही गाजी अब्दुल्ला शाह ने मीरा की जिम्मेदारी की हामी भरी थी। बहन की मौत के बाद गाजी अब्दुल्ला शाह मीरा को अपने साथ घर ले आए। मेरा बेटा, अब आप यहीं रहोगी हमारे साथ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपनी मामी से कहना या फिर मुझे बताना। बेफिक्र होकर यहाँ रहो और इस घर को अपना ही घर समझो। वह सर झुकाए खड़ी थी। माँ की जुदाई ने मीरा को बुरी तरह से तोड़ा था। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे इस फैसले पर खुश होगी। गाजी अब्दुल्ला शाह ने मीरा की सोचों का तसलसल तोड़ा था। वो घबरा कर बोली, पर मामू। वो कुछ कहना चाहती थी मगर बोल नहीं पाई। वो सर झुकाए खड़ी रही। देखो बेटा, पहले तुम सुरैया के साथ रहती थी, तुम महफूज थी, मगर अब तुम्हारी अम्मी के गुजर जाने के बाद मैं तुम्हें वहाँ यूं तनहा नहीं छोड़ सकता था। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। सर पर शफकत भरा हाथ रखते हुए गाजी अब्दुल्ला शाह ने कहा। अपने मामू की बात सुनते हुए मिरहा हाँ में सर हिला रही थी। मिरहा ने इस हवेली के बारे में अपनी अम्मी जान के मुंह से बहुत कुछ सुन रखा था, ऐसी बातें जो मिरहा को हमेशा खौफजदा करती थी। सुरैया बेगम ने मिरहा को इस घर के मर्दों के गुस्से के बारे में बता रखा था। वो तो चाह कर भी अपने मामू से कुछ बोल ही नहीं पाती थी। मिरहा के दिल में इन बातों का खौफ आज भी था। खासतौर पर इस घर की सबसे अहम शख्सियत का जिक्र मिरहा को डरा देता। हसान शाह। हसान शाह किसी तारुफ का मोहताज तो नहीं था, मगर इसकी दहशत से सब वाकिफ थे। हवेली के नौकरों से लेकर हवेली के बड़ों तक हसान शाह से सब डरते थे। हसान शाह के नाम से ही सब कांप जाते। गुस्से का बहुत तेज है, किसी की नहीं सुनता। जिद पर आ जाए तो कोई इसे अपनी जगह से हिला नहीं सकता। इस घर में सिर्फ इसकी मर्जी चलती है। कभी भी इसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम मत करना और ना ही कभी इसके रास्ते में आना। कोशिश करना कि तुम्हारा सामना ही ना हो इससे, वरना मैं तो क्या, तुम्हारे मामू भी तुम्हें हसान शाह के गजब से बचा नहीं पाएंगे। मामी ने आते ही मीरा को हसान शाह की सख्ती से आगाह कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि मीरा को किसी सख्त रवैये का सामना करना पड़े। ये वो नसीहतें थीं जो मीरा शबीर के दिलो दिमाग में मुसलसल गूंज रही थीं। आज तक वो हसान शाह से नहीं मिली थी, क्योंकि औरतों की बातों ने ही कभी मिलने नहीं दिया था। हसान शाह हमेशा से आउट ऑफ कंट्री में था। कुछ दिन पहले ही वह वतन वापस लौटा था। इस रात मिरहा सर दर्द की शिद्दत से बेदार हुई थी। सर दर्द की टेबलेट लेने के बावजूद भी मिरहा के सर का दर्द कम नहीं हुआ। तभी इसे महसूस हुआ कि शायद चाय ना पीने की वजह से इसके सर में दर्द है। इसे चाय की तलब ने बिस्तर से उठाया था। वो इस बात से नावाकिफ थी कि घर में कौन कौन है। वो तेज तेज कदम चलती हुई किचन की तरफ जाने लगी। काम करते हुए इसे अपनी अम्मी की याद ने आ घेरा। मेरा की आंखें नम थीं। आप क्यों मुझे तनहा छोड़ के चली गई अम्मी जान? पता नहीं इस हवेली में मेरा दम क्यों घुटता है। काश आप मेरे साथ होती तो सब अच्छा होता। माँ की जुदाई ने मीरा को अधमरा कर दिया था। इसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे। चाय उबल के बर्तन से बाहर आ गई। मीरा ने अपना सर झटकते हुए जल्दी से चूल्हा बंद किया और चाय को कप में डाला। चाय का कप हाथों में लिए वो अपने कमरे की तरफ मुड़ी ही थी कि अचानक से हवेली में अंधेरा छा गया। तेज तूफानी बारिश की वजह से हवेली की लाइट अचानक से बंद हो गई। मीरा घबराई। अब इसे खौफ आने लगा था। बिजली के चले जाने की वजह से मीरा इस अंधेरी हवेली में अपने कमरे का रास्ता भूल गई। अंधेरे की वजह से वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो तेज तेज कदम चलाते हुए अपने कमरे को तलाश करने लगी। एक बड़े से दरवाजे पर इसकी नजर पड़ी, जिस पर लकड़ी से उमदा धुंधला सा दिखाई दे रहा था। हवेली के दरवाजा तकरीबन एक जैसे ही थे। इसे लगा कि यही इसका कमरा है। इसने नरम हाथों से जैसे ही दरवाजे का हैंडल नीचे किया और कमरे में दाखिल हुई। कमरे में घूप अंधेरा था। एक कोने में खिड़की से चांद की रोशनी चंद करके कमरे के अंदर दाखिल हो रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये कमरा उसका है या नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे के अंदर आई। मेरा आहिस्ता कदम जैसे ही बेड की तरफ बढ़ी, एक सर्द और सख्त मर्दाना आवाज ने इसे घेरे में ले लिया। कौन है यहाँ? सख्त आवाज फजा में गूंजी ही थी कि मेरा उछल कर रह गई। इसने नजर घुमाकर देखा, सामने एक शख्स खड़ा था। लंबा कद, चौड़ा कुशादा सीना लिए एक अक्स इसको अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मेरा का दिल जैसे हथेली में आ गया। इसका वजूद कांप कर रह गया। खौफ के मारे इसके हाथ से चाय का कप जमीन पर जा गिरा।
वो घबरा के अभी चाय के कप की तरफ देख ही रही थी कि एक दफ़ा फिर आवाज़ फिज़ा में गूंजी। मैंने पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? हसान शाह ने माथे पर बल लाते हुए कहा। वो एक अनजान लड़की को अपने कमरे में पाकर शदीद गुस्से में था। आज से पहले मिराह ने कभी ऐसी गश्ती आवाज़ का सामना नहीं किया था। इसका जिस्म खौफ से ठंडा पड़ने लगा था। वो कुछ कहना चाहती थी, अल्फाज हलक में अटक कर रह गए थे। वो चलने की कोशिश कर रही थी लेकिन इसके कदम अपनी जगह पर जम चुके थे। हिम्मत करते हुए वो बोली, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अंधेरे में मुझे समझ नहीं आई, मुझे लगा ये मेरा कमरा है। सॉरी। अच्छा, ये भी खूब कही तुमने। आधी रात को किसी के भी कमरे में मुंह उठा के घुस जाओ, फिर सॉरी बोलकर सब नॉर्मल करने की कोशिश करो। अच्छा अंदाज है किसी के कमरे में दाखिल होने का। हसान ने माथे पर गुस्से का इजहार करते हुए कहा, नाम बताओ अपना मुझे। गरजती आवाज़ में हसान शाह ने चंद कदम आगे बढ़ाते हुए पूछा। इसके कान जवाब के मुंतजर थे। हसान शाह की आंखों में एक अजीब सी हैरत थी। इसका सख्त अंदाज इस बात को साबित कर रहा था कि जैसे इसने अपने कमरे में कोई लड़की नहीं बल्कि किसी राज को पा लिया हो। वो घबराते हुए बोली, जी मेरा नाम मिराह शबीर है। नाम सुनते ही हसान शाह एक कदम और मीरा के करीब आया। इसकी सांसें रुकने लगी। दरस्ती आवाज़ में बोली, मुझे माफ़ कर दें। मीरा दरवाजे की तरफ मुड़ी ही थी कि भारी आवाज़ ने इसे रोक लिया। मुझे जाने दें प्लीज़। वो इसकी कुर्बत और तेज़ परफ्यूम की खुशबू से घबराई। इसका दिल खौफ से भर चुका था, हाथ कांप रहे थे। मीरा ने पीछे हटने की कोशिश की मगर अपनी पुश्त को दीवार के साथ लगा पाया। चांद की चांदनी गहरी होते हुए मीरा के चेहरे पर पड़ी। हसान शाह के चेहरे पर सख्ती के साथ साथ एक सनसनीखेज मुस्कुराहट उभरी। वो इसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, कौन मीरा शबीर? मीरा बुरी तरह डरी हुई थी। मैं आपकी फूफो सुरैया की बेटी हूँ। हसान के चेहरे पर नजर डालते ही इसकी आंखों से खौफ साफ साफ दिखाई देने लगा। हसान को अपने और करीब पाकर वो फौरन घबराते हुए बोली, मैं खुद यहाँ नहीं आई, मुझे यहाँ गाजी मामू लाए हैं। अच्छा, तो फिर तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कमरे में हसान की आवाज़ से दहशत फैलने लगी। मेरे कमरे में आने की सज़ा तो अब तुम्हें मिलकर ही रहेगी माय डियर कज़न। मीरा की खौफ से फैली झील जैसी गहरी उदास आंखों में हसान शाह दिलचस्पी से देखते हुए आगे को झुका। इस मंजर ने मीरा को साकत कर दिया। इसे लगा कि इसकी सांस रुक गई है। इसके नाजुक कंधों पर खौफ, थकन और इस एक शख्स की वहशत भरी आवाज़ ने मीरा को कमज़ोर कर दिया। इसके वजूद में दौड़ती सर्द लहर ने इसे बर्फ़ की मानिंद ठंडा कर दिया। इसका पूरा वजूद बेजान सा हो गया। वो हसान की नज़दीकी को बर्दाश्त न कर पाई और चक्कर खाकर बेहोश होती हुई सामने की तरफ झूल गई। हसान शाह जो इसके करीब खड़ा इसकी इस हालत का जिम्मेदार था, फौरन आगे बढ़ा और अपने मजबूत हाथों से इसे पकड़ते हुए इसे ज़मीन पर गिरने से बचाया और अपनी गिरफ्त में ले लिया। मीरा के चेहरे पर इसकी जुल्फें बिखर चुकी थीं। हसान नज़र भर कर इसे देख रहा था। एक पल के लिए वो मीरा की खूबसूरती में खो सा गया और खुद से सवाल करने लगा, क्या दुनिया में कोई इतना खूबसूरत हो सकता है? आज हसान शाह के दिल को किसी ने छुआ था। इसके दिल की बेचैनी भरने लगी। वो खुद पर कंट्रोल करना भूल चुका था। काफ़ी देर बाद वो मीरा को यूं ही नज़र भर कर देखता रहा। मीरा इसकी बाहों में झूल कर रह गई। बेहोशी में भी मीरा के वजूद से खौफ साफ दिखाई दे रहा था। हसान ने मीरा को अपनी बाहों में उठाकर इसके कमरे तक पहुंचाया था। मीरा की बेहोशी से हसान भी परेशान हो गया। सारी रात वो सो नहीं पाया था। इसे खुद को भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि इसकी दहशत ने एक मासूम लड़की को इस कदर कमज़ोर बना दिया कि वो इसके सामने टिक ही ना पाई। बस यही सोच सारी रात हसान शाह के दिलो दिमाग में गर्दिश करती रही और वो नींद से बेदार रहा। सुबह सूरज की किरणें खिड़की से कमरे में दाखिल हो रही थीं। कमरे में खामोशी थी। मीरा अभी भी गहरी नींद में थी। कुछ देर बाद मीरा की आंख खुली तो इसने खुद को अपने बिस्तर पर पाया। वो घबरा कर इधर उधर देखने लगी। रात का खौफ अभी तक इसकी रूह पर तारी था। इसका वजूद मीरा का उड़ा हुआ रंग देखकर मामी परेशान हो गई। मामी साइमा जो इसे हैरत से देख रही थी, इसे इस तरह बौखलाहट का शिकार देखकर मामी ने सवाल किया, कैसी हो अब तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो हैरान होते हुए बोली, मुझे क्या हुआ था? मैं यहाँ कैसे आई? मीरा की परेशानी देखते हुए मामी आगे बढ़ी और कहने लगी, रात को ऐसा क्या हुआ था मीरा? तुम हसान शाह के कमरे में क्या करने गई थी? वो हैरान परेशान से अपनी मामी का चेहरा देखने लगी। बिना कुछ बोले वो खामोशी से बस एकटुक देखती रही, जैसे इससे कोई अनोखा सवाल कर लिया गया हो। मामी ने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा चलो मत सोचो रात के बारे में। मैं तो इस बात का शुक्र अदा कर रही हूँ कि तुम इसके गुस्से का शिकार नहीं बनी। अल्लाह का शुक्र है मेरी बच्ची के हसान शाह ने तुम्हें कुछ कहा नहीं। इसके गुस्से से तो सब पनाह मांगते हैं, तुम बच गई, वरना वो तो अपने कमरे में किसी की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करता। इसके होते हुए तो कोई परिंदा भी इसके कमरे में पर नहीं मार सकता। मामी ने परेशानी का इजहार किया। मीरा जो पहले से ही रात के सदमे में थी, मामी की बातें सुनकर और ज़्यादा खौफजदा हुई। वो अपने बिस्तर पर उठते हुए टेक लगाकर बोली, वो इतने गुस्से वाले क्यों हैं मामी जान? हवेली के सब लोग नौकर चाकर सब इनसे डरते हैं, यहाँ तक कि मामू और आप भी। ऐसा क्यों है मामी? हसान मामू की तरह खुश इखलाक क्यों नहीं है? मीरा की बातों ने मामी की नम कर दी। इसके मासूम सवाल पर साइमा बेगम ने नजरें घुमाकर खिड़की की तरफ देखते हुए हाँ में सर हिलाया और बोली, मैं तुम्हें बताती हूँ हसान शाह ऐसा क्यों है।
वो हमेशा से ऐसा नहीं था, मामी ने ठंडी आह भरते हुए कहा। मेरा बच्चा हंसमुख था, वो हंसता तो महफिल में चार चांद लगा देता। लोग हसान शाह की कुर्बत के लिए तरसते थे। हवेली के सब मुलाजिम हसान शाह के लाडले थे। हसान ने भी कभी किसी को मुलाजिम नहीं समझा था। बस एक रात ने सब कुछ बदल दिया। इस सब के पीछे भी एक वजह है। 3 साल पहले इस हवेली को बहुत दुख से गुजरना पड़ा था। शायद तुम नहीं जानती, आज से 3 साल पहले हसान शाह की छोटी बहन नरमीन शाह इस हवेली से गायब हो गई थी। हसान तब आउट ऑफ कंट्री रहता था। हसान अपनी बहन के बहुत क्लोज था। दोनों में बेपनाह मोहब्बत थी। नरमीन के गायब होने की खबर सुनकर हसान बहुत परेशान था। वो अपनी बहन की तलाश खुद करना चाहता था, मगर हालात ने तब इसका साथ ना दिया। वो पाकिस्तान ना आ सका। 1 माह बाद हसान पाकिस्तान आया। नरमीन का तब तक कुछ पता नहीं चला था। ये जानकर हसान तड़प के रह गया कि 1 माह हो गया मगर इसकी बहन को कोई तलाश नहीं कर पाया। बहन की तलाश ने और इसकी दूरी ने हसान को झंझोड़ कर रख दिया था। हसान ने खुद नरमीन की तलाश जारी की। कार्रवाई करने पर नरमीन शाह की गाड़ी तो समंदर के किनारे मिली, लेकिन नरमीन शाह का कुछ पता न चला। बहुत से लोगों ने बहुत सी कहानियां पुलिस के आगे बयान की, लेकिन हकीकत से इन कहानियों का कोई ताल्लुक न था। सबका कहना था कि नरमीन शाह अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर इस हवेली पर कालक का दाग लगाकर किसी के साथ भाग गई है। मगर ये सच्चाई नहीं थी। झूठी अफवाहों ने हसान शाह को अंदर तक हिला कर रख दिया। इसका दिल, दिमाग और आंखें पथरा सी गईं। अब इसे कुछ दिखाई नहीं देता था। ना माँ बाप, ना हवेली के मुलाजिम जिन पर वो जान छिड़कता था। नरमीन किसी से मोहब्बत करती थी, ये खबर हवेली के बाहर आग की तरह फैली। नरमीन शाह का घर से गायब होना कोई हादसा नहीं था, बल्कि अपनी ही किसी दुश्मनी का रंग था। बस तब से हसान शाह बदल गया। लोगों की तहमतों ने मेरे हसान को बदल कर रख दिया। हसान का अपनी बहन के साथ दिली लगाव था। वो आज तक इस गिल्ट में है कि नरमीन शाह का पता नहीं लगा सका। वो अपनी बहन को ढूंढ नहीं सका। मेरा ऐसे तलाश है, एक ऐसे शख्स की तलाश जिसने हसान शाह की रंगीन जिंदगी को बेरंग कर दिया था। बस इस हादसे ने इसे ऐसा बना दिया। हसान शाह ने अपने दिल को सख्त कर लिया। इसकी नजरें हर वक्त किसी की तलाश में रहती हैं। यही वजह है कि इसकी नाक से गुस्सा नीचे नहीं उतरता। हसान शाह को किसी पर भरोसा भी नहीं रहा। वो किसी पर अब यकीन नहीं करता। मामी की आंखें नम हुई। मेरा का दिल पसीज कर रह गया। इस सच्चाई ने मीरा के दिल में हसान शाह के लिए हमदर्दी पैदा की थी। इसने ठंडी आह भरी और धीमी आवाज में बोली, इस हवेली की खूबसूरती अपने अंदर किस कदर गहरा राज छुपाए हुए है। दोपहर का वक्त हुआ। मीरा की तबीयत कुछ संभल चुकी थी। वो अपने लिए पानी का एक गिलास लेने किचन की तरफ गई। जैसे ही वो टीवी लाउंज से गुजरी, इसकी नज़र सोफे पर नीले लिबास में मलबूस हसान शाह पर पड़ी, जो सोफे पर बैठा अखबार पढ़ने में मसरूफ था। मीरा ने कदमों की आहट को धीमा करते हुए टीवी लाउंज में से गुजरना चाहा, मगर वो हसान शाह की नज़रों से बच न सकी। हसान शाह की तेज उकाब जैसी नज़रों ने मीरा को देखते ही रोका। मीरा! अपना नाम सुनकर मीरा ठिठक कर रह गई। इसके कदम अचानक से जाम हो गए। जी भाई। इसके चेहरे पर अभी भी सख्ती थी, मगर नजरों में दिलचस्पी की जगह सवाल थे। वो आगे बढ़ा और बोला, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, सो प्लीज डोंट कॉल मी भाई। अल्फाजों से खेलते हुए संशाह ने चेहरे की सख्ती को जाहिर किया। मेरा सर झुकाए खड़ी रही। मुझे तुमसे सिर्फ इतना कहना है कि रात को जो कुछ हुआ वो सब भूल जाओ। मेरे कमरे में और इस हवेली में छुपे हर तरह के राज से जितना हो सके दूर रहो। अगर तुम इनमें दिलचस्पी लेने की कोशिश करोगी तो तुम भी बेमौत मारी जाओगी। ये हसान शाह की मीरा के लिए खुला वार्निंग थी, या वो इसे एक मशवरा दे रहा था। मीरा का वजूद कांप कर रह गया। इसने हाँ में सर हिलाया और वहां से चली गई। मीरा को हसान शाह की पुरस्कार बातों ने चौंका दिया। इसके दिल में तजस्सुस पैदा होने लगा। अब मीरा हवेली के इस राज को जानना चाहती थी जो इसे हसान शाह की आंखों में दिखाई दिया था। वक्त गुजरता रहा। अब दिन में कई दफा हसान शाह और मीरा शबीर का सामना होता। मीरा जितना हसान शाह से दूरी बनाने की कोशिश करती, किस्मत उतना ही उसे हसान शाह के नजदीक ले आती। कई दफा दोनों की नजरें टकराती, कभी लॉन में, कभी सीढ़ियों पर, कभी टीवी लाउंज में, कभी खाने की टेबल पर। दोनों एक दूसरे को गौर से देखते तो सही, मगर कोई बात नहीं करते थे। मीरा को हसान शाह की दहशत ने खौफ ज़्यादा कर रखा था। आज सब लोग शाम की चाय एक साथ पियेंगे। दरवाजे पर दस्तक देते हुए मामी ने मीरा से कहा। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। जाते जाते मामी ने रुकते हुए पीछे मुड़कर देखा। मीरा का रंग उड़ चुका था। मामी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो कहने लगी, मीरा, चाय सबने इकट्ठे पीनी है और ये हुक्म मेरा नहीं बल्कि हसान शाह का है। ये बात सुनकर मीरा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। इसका दिल जैसे मुट्ठी में आ गया था। सांस तेज होने लगा। इससे पहले कि वो अपनी मामी से कुछ कहती, मामी कमरे से जा चुकी थी। मीरा घबराते हुए अपने कमरे में चक्कर काटने लगी। तभी इसकी नज़र खिड़की से बाहर हवेली के बाग में पड़ी, जहाँ हसान शाह बैठा सबका इंतजार कर रहा था। मीरा इसे देखकर खौफजदा हो गई। खुद को तसल्ली बख्शते हुए इसने अपने आप से कहा, ऐसा भी क्या है हसान शाह मैं कि जो मैं इस कदर डर रही हूँ। आखिर है तो वो भी एक इंसान ही। वो कौन सा इंसानों को खाने वाली कोई मखलूक है। यह तसल्ली दिल के लिए काफ़ी न थी। मीरा के दिलो दिमाग में जो खौफ पहली मुलाकात से पैदा हुआ था वो अपनी जगह पर करार था। घबराहट में वो अपने हाथ मलते हुए कमरे में इधर से उधर चक्कर काटती रही। छोटी बीबी, हसान बाबा ने आपको नीचे बुलाया है। हवेली का खास नौकर हसान शाह का पैगाम लेकर मीरा के पास आया। अब तो मीरा की जान ही निकल गई। वो जान चुकी थी चाहे वो कुछ भी कर ले, कोई भी बहाना लगा ले, इसकी जान आज हसान शाह से नहीं छूटने वाली। मीरा तेज तेज कदम हवेली के बाग की तरफ जाने लगी। छोटी बीबी, ये चाय की ट्रे साफ देती जाए। हसान बाबा का हुक्म है कि चाय आपके हाथों ही सर्व की जाए। मीरा ने चाय की ट्रे हाथों में पकड़ी और मुंह में बुड़बुड़ाते हुए बाग की तरफ जाने लगी। अजीब शख्स है, पूरे घर को अपने खौफ से घेरा हुआ है।
ये हवेली नहीं, अब तो मुझे कोई कैद खाना महसूस होने लगा है, सिर्फ और सिर्फ इस हसान शाह की वजह से। वो दिल में हसान शाह को कोस रही थी। चाय की ट्रे टेबल पर रखते हुए मीरा वापस मुड़ी ही थी कि हसान शाह की सख्त आवाज़ ने इसे रोका। तुम कहाँ जा रही हो? घर के सब लोग आज बाग में ही चाय नोश फरमाएंगे और मेरे ख्याल में अब तुम भी इस घर का हिस्सा हो। चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट लाते हुए इसने कहा। मीरा की जान निकल गई। जी मैं भी आ ही रही थी। धीमी आवाज़ ने सबको गौर करने पर मजबूर किया। मीरा ने चाय का कप पकड़ा और सामने कुर्सी पर बैठ गई। इसके हाथ कांप रहे थे। कांपते हाथों से जैसे ही मीरा ने चाय का कप पकड़ा तो चाय का कप घबराहट से इसके ऊपर ही उलट गया। मीरा का हाथ और पाँव गर्म चाय से जल गए। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हसान शाह ने जल्दी से मीरा को इसके बिस्तर तक पहुंचाया। फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ जल्दी से, हसान शाह ने गरजती आवाज़ में कहा। मीरा दर्द की शिद्दत के साथ बहुत बुरी तरह रो रही थी। वो अब खुद को अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, जो हसान शाह के गुस्से से बेइंतहा खौफ खाए हुए थी। इसे खुद के लिए यूं परेशान थी कर एक गहरी सोच में पड़ गई। हसान शाह ने जल्दी से मीरा के जख्मों पर मरहम लगाया और इसे रेस्ट करने का बोलकर कमरे से चला गया। हसान शाह तो कमरे से जा चुका था, मगर अपना अक्स कमरे में ही छोड़ गया। मीरा को हर जगह हसान शाह दिखाई देने लगा था। तभी मीरा ने सोचा कि हसान दिल का बुरा नहीं है, गुस्से का तेज जरूर है। शायद वो किसी राज की तलाश में है या फिर इसके दिल में कोई ऐसा मकसद है जिसे वो पूरा करना चाहता है। इसकी संजीदगी की वजह मीरा शबीर को कुछ कुछ समझ आ रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुला। मीरा, हम सब लोग एक अकीके की तकरीब में जा रहे हैं। कमरे का दरवाज़ा खुला। मीरा, हम सब लोग एक अकीके की तकरीब में जा रहे हैं। तुम भी तैयार हो जाओ साथ जाने के लिए, मामी ने मीरा से कहा। मामी की बात सुनकर वो जल्दी से बोली, पर मामी मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरा तो हाथ और पाँव दोनों जख्मी हैं और मुझे बहुत जलन महसूस हो रही है। अभी तो जख्म ठीक नहीं हुआ। ओह हाँ, मैं तो ये भूल ही गई कि तुम नहीं जा सकती। मामी ने आगे बढ़ते हुए मीरा के सर पर प्यार दिया और इसे कुछ दाया देते हुए कमरे से चली गई। मीरा ने सुख का सांस लिया। वो कुछ देर के लिए इस बनावटी दुनिया से बाहर निकलना चाहती थी। इसे यूं लगता था कि जैसे यहाँ हर बंदा अपने मुंह पर एक मखोटा लिए हुए है। वो मखोटा उतरेगा और हर एक की अलग ही कहानी सामने आ जाएगी। मीरा अपने कमरे में टहल रही थी कि अचानक से इसे साथ वाले रूम से किसी के चलने फिरने की आहट सुनाई दी। वो घबरा गई। डरते डरते इसने कमरे से कदम बाहर रखा। वो देखना चाहती थी कि आखिरकार कमरे में कौन है। सब लोग तो जा चुके हैं, फिर ये कमरे में चहलकदमी कैसी? मीरा ने दिल ही दिल में सोचते हुए जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो इसकी आंखें खुली की खुली रह गई। कमरे में बाज़ाहिर तक कोई नहीं था, मगर कुछ सामान ज़मीन पर बिखरा पड़ा था, जिसमें एक खत और एक काले रंग की फाइल ज़मीन पर पड़ी थी। मीरा ने डरते डरते अपने कदम आगे बढ़ाए और इस खत को उठाकर इधर उधर देखने लगी। वो बहुत घबराई हुई थी। जैसे ही इसने खत खोला और इसे पढ़ना शुरू किया, जैसे जैसे वो खत पढ़ रही थी वैसे वैसे मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। इतनी बड़ी सच्चाई सबसे छुपाई हुई है, आखिर क्यों? अभी इसके दिल में इस सवाल ने जन्म लिया ही था कि एक मजबूत हाथ ने इसकी कलाई को अपनी गिरफ्त में लिया था। मीरा की सांस रुक गई। हसान, आप? वो खौफजदा होते हुए बोली। अचानक से कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ। घबराहट में जैसे ही इसने पीछे मुड़कर देखा तो हसान शाह को अपने पीछे पाया, जो अभी भी इसकी कलाई को दबोचे हुए था। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम इस हवेली के राज और इस हवेली के लोगों से दूर रहो, मगर तुम्हें तो शौक है शायद किसी की प्राइवेसी में टांग झांक करने का। हसान शाह के माथे पर बल थे, आंखों में नफरत और होंठों पर कड़वाहट। वो चीखता चिल्लाता मीरा के करीब हुआ, हाथ से खत छीनते हुए कहने लगा, इससे पहले कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो और मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊं, चले जाओ यहाँ से, और खबरदार इस खत या फाइल के बारे में किसी को बताया। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। इसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बह गईं। इसने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए हसान से सवाल किया, क्या आप जानते थे कि नरमीन शाह के साथ क्या हुआ था? हसान शाह की नज़रों में नफरत थी, मगर अब वो मीरा को नरम नज़रों से देख रहा था। इसके दिल में अब मीरा के लिए फिक्र थी। इसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि मेरी बहन को कत्ल किया गया है और इसका कातिल इसी घर में मौजूद है। यही वजह है कि मैं तुम्हें इन सब बातों से दूर रखना चाहता था। अब तुमने इस राज को जान लिया है तो तुम भी इस कातिल की नज़रों में आ गई हो। अब तुम्हारी जान को भी खतरा है। मीरा ने अपने लिए हसान शाह को फिक्रमंद पाया। यही वो लम्हा था जब दोनों के दरमियान एक अनकही सच्चाई ने जन्म लिया था। ऐसी सच्चाई जिससे दोनों ही आशना हो चुके थे। इनके दरमियान परवान चढ़ती मोहब्बत ने दोनों के दिलों को करीब किया था। आज मेरा हाथ में चाय का कप लिए अपने कमरे में चक्कर काट रही थी कि जब इसने किसी को टेलीफोन पर बात करते हुए सुना। सारा काम अधूरा रह गया। मैंने तुमसे कहा था ना कि बहन के साथ साथ इस हसान शाह को भी खत्म कर दो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अब देखो कैसे औकाब की आंखें लिए वो अपने दुश्मन की तलाश में है। इसे मुझ पर शक हो गया है और मेरे ख्याल से अब हमें हसान शाह का काम भी तमाम कर देना चाहिए। कोई हसान शाह की मौत का सौदा कर रहा था। ये बात जानकर मीरा का वजूद कांप कर रह गया। इसने आगे बढ़ते हुए इस शख्स का चेहरा जानना चाहा जो इस मंसूबे के पीछे मास्टरमाइंड था। चाचा जान घबराहट से मीरा के मुंह से निकला। मीरा घबराते हुए अजान के कमरे की तरफ भागी तो वो जोर जोर से हसान के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। हसान दरवाज़ा खोलें, खुदा के लिए हसान जल्दी से दरवाज़ा खोलें, हसान दरवाज़ा खोलें। वह मुसलसल चीख रही थी। तभी अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला। हसान ने इसे अपने सामने देखा तो परेशान होने लगा। सब खैरियत तो है? क्या हुआ है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो बिना कुछ कहे हसान के कमरे में दाखिल हुई। हसान, आपकी जान को खतरा है, वो आपको मार डालेंगे। मैंने अभी अभी अपने इन कानों से सब सुना है। वो घबराते हुए हसान के हाथों में अपना हाथ दे चुकी थी।
اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کے چہرے پر اتنی فکر دیکھتے ہوئے حسان کا دل پگھل گیا۔ حسان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور وہ مسکراہٹ میرا کی محبت کی وجہ سے تھی۔ میرا ایک ہی سانس میں اپنی پریشانی ظاہر کر رہی تھی۔ تبھی حسان نے اپنے ہاتھوں میں میرا کا چہرہ لیتے ہوئے کہا، خاموش ہو جاؤ۔ دھیمی سی آواز نے میرا کے وجود میں ایک لہر دوڑا دی۔ اس کا جسم برف کی مانند ٹھنڈا پڑنے لگا، ہاتھ کانپنے لگے۔ حسان نے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے میرا کو اپنے قریب کیا۔ دیکھو تم پریشان مت ہو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک تم میرے ساتھ ہو مجھے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہاری اتنی فکر میرے پر آنے والی ہر آفت کے لیے ڈھال بنتی جا رہی ہے میرا شبیر۔ آج پہلی دفعہ میرا نے حسان کی محبت کو محسوس کیا تھا۔ اس کی گال سرخ پڑ گئے اور آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد حسان نے میرا سے کہا، تم جانتی ہو تمہاری یہ فکر اور یہ میری محبت میری ڈھال ہے۔ تمہارے ہوتے ہوئے کوئی بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مگر وہ انکل نرمین کے گناہ گار ہیں، وہ کسی سے آپ کی موت کا سودا کر رہے تھے۔ حسان مسکرایا اور بولا، میں جانتا ہوں، میں سب جانتا ہوں کہ میرے ستیلے تایا ہی میری بہن کی موت کے ذمہ دار ہیں اور اب اس حویلی کی بربادی چاہتے ہیں۔ تایا کے دل میں بڑھتی ہوئی لالچ نے انہیں اندھا کر دیا ہے۔ وہ رشتوں کی پہچان بھلا چکے ہیں، مگر میں بھی ایک ایسی چال چلوں گا کہ سب کی آنکھوں پر پڑا پردہ ہٹ جائے گا اور تایا کی حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی۔ میرا حیران اس کی باتیں سن رہی تھی۔ کیسی چال؟ وہ حیران ہوتے ہوئے بولی، بس تم دیکھتی جاؤ، جیسا جیسا میں کہتا ہوں ویسے کرتی جاؤ۔ بہت جلد ہم اپنے مجرم کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھیں گے۔ وقت گزرتا گیا، میرا اور حسان شاہ ایک دوسرے کے مزید قریب آنے لگے۔ ایک دوسرے کے دل میں محبت کی شمع جلاتے رہے۔ دونوں جان چکے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے کس قدر محبت کرنے لگے ہیں۔ میرا سوچ کر حیران ہوتی کہ ایک سخت دل انسان جس سے وہ بے انتہا خوف کھاتی تھی، اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی۔ حسان شاہ کی محبت نے میرا شبیر کے دل میں دبے ہوئے ہر خوف کو نکال کر باہر پھینک دیا تھا۔ اب وہ بات کرتے ہوئے گھبراتی نہیں تھی، دل کھول کر حسان شاہ کے ساتھ باتیں کرتی، کہتے ہی لگاتی۔ اب میرا پہلے کی طرح حسان شاہ کو دیکھ کر کانپتی نہ تھی، بلکہ حسان شاہ کا گھر ہونا اسے اپنے لیے تحفظ محسوس ہوتا تھا۔ وہ خود کو مکمل سمجھنے لگتی تھی۔ کچھ دن گزرے تو حسان شاہ نے حویلی میں یہ خبر پھیلائی کہ سب لوگ شام کی چائے پر اکٹھے ہو جائیں اور تایا کو اسپیشل دعوت دی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ستیلے تایا اس دعوت میں ضرور شرکت کریں گے، کیونکہ وہ حویلی کے بارے میں ایک ایک بات جاننے میں ہمیشہ انٹرسٹ دکھاتے۔ سب لوگ حویلی کے باغ میں اکٹھے ہو گئے۔ گرما گرم چائے پیش کی گئی۔ میرا اور حسان بھی آ چکے تھے۔ حسان کے ہاتھ میں کالے رنگ کی فائل تھی اور دوسرے ہاتھ میں وہ خط جو نرمین کے ہاتھوں لکھا ہوا تھا۔ حسان نے خط سے بات شروع کرتے ہوئے کہا، مجھے آج ایک ایسی بات پتہ چلی ہے جسے سن کر آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ آج اتنے سال بعد مجھے نرمین کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ایک خط ملا ہے، جس میں اس انسان کے بارے میں واضح ذکر ہے جس نے میری جان سے پیاری بہن نرمین کا قتل کیا۔ یہ بات سن کر سب حیران رہ گئے، کانوں میں کھسر پھسر کرنے لگے۔ تبھی حسان شاہ نے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس کچھ دن کا انتظار ہے۔ اس کے بعد یہ خط اور جائیداد کے یہ کاغذات جو اس فائل میں موجود ہیں سب پولیس کے حوالے کر دیے جائیں گے اور اس حویلی کی زمین میں چھپا راز بھی پولیس کو بتا دیا جائے گا۔ یہ افواہ پھیلاتے ہوئے آج کی یہ چائے کی پارٹی ختم ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد ستیلے تایا اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ غصے میں آتے ہوئے انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھانے کا سوچا جس کے بارے میں حسان پہلے سے جانتا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس پیغام میں حسان شاہ کی کوئی سازش چھپی ہوئی ہے۔ تایا تو صرف خود کو بچانے کی کوشش میں تھے۔ سچائی جاننے کے بعد تایا دل برداشتہ ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ خط پولیس کے ہاتھوں لگے، ہمیں کسی بھی حالت میں حسان شاہ سے حویلی اور جائیداد کے تمام کاغذات اور وہ خط حاصل کرنا ہوگا۔ ہر وہ ثبوت مٹانا ہوگا جس کی بنا پر ہم پھنس سکتے ہیں۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ اپنے بیٹے کے قریب جاتے ہوئے بولے۔ شاہ نواز جو حسان کے تایا کا بیٹا تھا، یہ خبر سن کر تڑپ اٹھا۔ ابا، یہ کیسے ممکن ہے؟ نرمین کو مرے ہوئے تو 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب کس طرح اس کے ہاتھوں کا لکھا خط حسان کے ہاتھ لگا؟ مجھے تو یہ حسان کی کوئی سازش لگ رہی ہے۔ دلاور شاہ سر پٹک کر رہ گیا۔ نہیں، مجھے لگتا ہے حسان ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں سچ میں نرمین کا لکھا ہوا خط تھا۔ وہ چاہتا تو ساری محفل میں وہ خط پڑھ کر مجھے بے نقاب کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا آپ جانتے ہیں ابا کہ اس خط کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں، یہی تو مجھے معلوم نہیں کہ اس خط میں نرمین نے آخر کیا لکھا تھا۔ بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ خط ہماری موت کا پروانہ بن سکتا ہے۔ کسی بھی طرح غازی عبداللہ شاہ کے اس آخری چشم و چراغ کو بھی صفا ہستی سے مٹانا ہوگا۔ دلاور شاہ اپنے بھتیجے کی موت کا سودا کر رہا تھا۔ دونوں باپ بیٹا مل کر کچھ گنڈوں کے ساتھ حسان شاہ کے میوزک روم میں داخل ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ وقت حسان شاہ کے میوزک سننے کا ہے۔ وہ سارے دن کی تھکان کے بعد سکون کے لیے اکثر میوزک روم میں آ کر سافٹ سانگ سن کر اپنا ذہن ریلیکس کیا کرتا تھا۔ معمول کے مطابق آج بھی حسان شاہ کو میوزک روم میں ہی ہونا چاہیے تھا۔ سب دبے پاؤں میوزک روم میں داخل ہوئے، دیکھا تو سامنے مرحا کھڑی تھی، جس کے ہاتھ میں وہ فائل تھی جس میں حویلی کے کاغذات تھے۔ تایا غصے سے چلاتے ہوئے کہنے لگے، حویلی کے کاغذات اور وہ خط کہاں ہے لڑکی؟ سیدھی طرح یہ کالی فائل میرے حوالے کر دو، نہیں تو نقصان کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ مرحا تایا کا یہ روپ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ گھبرائی بالکل نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب تک اس کے پیچھے حسان شاہ کی سپورٹ ہے اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی جگہ پر ڈٹی رہی اور بڑے ہی سخت لہجے میں کہنے لگی، اچھا تو اس سب کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے؟ آپ ہی ہیں وہ آستین کے سانپ جس نے اس حویلی کی خوشیوں کو ڈس لیا؟ میرا کی بات سن کر ایک زوردار تھپڑ رسید کرنے کے لیے شاہ نواز آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرا سے کچھ بھی کہتا، حسان تیزی سے پردے کے پیچھے سے نکلا اور شاہ نواز پر لپکا۔ شاہ نواز کا گلا پکڑتے ہوئے حسان شاہ نے کہا، بس ختم ہو گیا یہ کھیل۔ حسان شاہ نے چہرے پر سختی لاتے ہوئے اپنے تایا کی طرف دیکھا۔ کیوں تایا جان، اب سچائی آپ بتائیں گے یا پھر اپنے طریقے سے معلوم کروں؟
या फिर वो तरीका इस्तेमाल करूं जो तरीका आपने मेरी मासूम और बेकसूर बहन के लिए इस्तेमाल किया था। शाहनवाज और दिलावर शाह हसान की बात सुनते हुए घबरा गए और फौरन से घुटनों पर आकर हसान शाह से माफ़ी मांगने लगे। मुझे माफ़ कर दो हसान बेटे, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने नरमीन के साथ अच्छा नहीं किया। मैं नरमीन के साथ साथ तुम्हारा भी गुनहगार हूँ। मुझे माफ़। अभी माफ़ी का जुमला ठीक से अदा भी नहीं हुआ था कि पाँव को झटकते हुए हसान ने खुद को ताया से कुछ फासले पर किया। मुझे सच्चाई बताएं, आखिरकार मेरी बहन ने आपका क्या बिगाड़ा था? आप दोनों ने मेरी बहन को कत्ल क्यों किया? आप दोनों ने इसके साथ क्या किया? तभी दिलावर शाह ने अपना जुर्म कबूल करते हुए सारी कहानी हसान शाह के सामने खोल कर रख दी। नरमीन शाह यूनिवर्सिटी के एक लड़के से मोहब्बत करती थी और यह बात शाहनवाज को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। दिलावर शाह बोला, तुम तो जानते हो कि तुम्हारे दादा ने सारी जायदाद और कारोबार तुम्हारे अब्बा के नाम कर दिया था। मैं तुम्हारे दादा की बहन का इकलौता बेटा था। अपनी जायदाद में से तुम्हारे दादा ने एक फूटी कौड़ी भी मेरे नाम नहीं की थी। मेरे पास इस जायदाद से हिस्सा लेने का सिर्फ एक ही तरीका था और वो तरीका था कि मेरा बेटा शाहनवाज। मैं चाहता था कि शाहनवाज की शादी नरमीन शाह से हो जाए। इस सिलसिले में मैंने गाजी अब्दुल्ला शाह से बात भी की। गाजी अब्दुल्ला शाह को इस शादी से कोई एतराज़ नहीं था, मगर वो नरमीन की वजह से मजबूर था। जब मैंने गाजी अब्दुल्ला से नरमीन का हाथ मांगा तो इसने ये कहकर मना कर दिया कि नरमीन यूनिवर्सिटी में किसी लड़के से मोहब्बत करती है और वो शादी भी इससे करेगी। बस रिश्ते से इनकार ने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि मेरी खुशियाँ नरमीन की नादानी की नज़र हो जाए, इसलिए मैंने नरमीन को डराया धमकाया और जब इसे मेरी बात समझ न आई तो मैंने इसे इस दुनिया से ही रुखसत कर दिया। और इस काम में मेरे बेटे शाहनवाज ने मेरा पूरा पूरा साथ दिया। वो अपनी मोहब्बत को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता था। सारी कहानी बयान करते हुए दिलावर शाह सर झुकाए खड़ा था। आपने बहुत ही बेदर्दी से मेरी बहन का कत्ल किया। आपको आपके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। गुनाह चाहे कितना ही क्यों न छुपाया जाए, एक न एक दिन फाश हो ही जाता है। हसान शाह ने काली फाइल दिलावर शाह के आगे फेंकते हुए कहा, तायाजान जानते हैं इस फाइल में क्या है? इसको गौर से देखें। दिलावर शाह देखकर चुप रहा। इसे कुछ याद नहीं आ रहा था। नहीं आया याद दिलावर ताया, ये वो फाइल है जिस पर आपने ज़बरदस्ती मेरी बहन के साइन लिए थे। अरे इसने तो अपने हिस्से की सारी जायदाद आपके नाम कर दी थी, तो फिर मेरी मासूम बहन को मारा क्यों? अगर हम इसे ना मारते तो वो हमारा राज फाश कर देती और हमें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देती। माफ़ी तो आज भी नहीं मिलेगी तायाजान, जेल तो आज भी आप दोनों की मुंतजिर है। दांत पीसते हुए हसान शाह ने कहा। शाहनवाज और दिलावर शाह की सारी हकीकत सामने आ चुकी थी। कुछ ही देर में पुलिस यहाँ पहुंच जाएगी। अब आप अपनी अगली सारी जिंदगी जेल में सड़कर गुजारना। हवेली का दरवाज़ा खुला और पुलिस की भारी नफरी हवेली के दलान में दाखिल हुई। दिलावर शाह और शाहनवाज अपने किए की माफ़ी मांगते रहे, लेकिन हसान शाह ने अपनी बहन का खून माफ़ नहीं किया था। पुलिस दिलावर शाह और इसके बेटे को हथकड़ियाँ लगाकर अपने साथ ले गई। नरमीन कत्ल केस को फिर से रीओपन किया गया। हसान शाह ने सब सबूतों को पेश करते हुए अपने सौतेले ताया और इनके अकलौते बेटे को सख्त से सख्त सजा दिलवाई। कमरे का दरवाज़ा बंद था। हवेली में हर तरफ खामोशी ने जगह ले रखी थी। मीरा अपने कमरे से निकली। कहाँ चले गए सब? इसने सोचते हुए आवाज़ लगाई। क्या कोई घर में है? हवेली का खास मुलाजिम मीरा की खिदमत में हाजिर हुआ। जी छोटी बीबी, आपने बुलाया मुझे? क्या कोई काम था? मीरा ने पूछा। तो इस हवेली में इतना सन्नाटा क्यों है? सब लोग कहाँ हैं? वो धीमी आवाज़ में बोली। चारों तरफ अंधेरा था। अचानक से पूरी हवेली में रंग बिरंगी रोशनी फैली और एक आवाज़ हवेली में गूंज उठी। हैप्पी बर्थडे डियर मरहा। हर तरफ तालियों की आवाज़ें थीं। जन्मदिन मुबारक हो। मीरा कान में सरगोशी करते हुए हसान शाह ने कहा। मीरा शर्मा आ गई। इसके गाल लाल होने लगे थे और इसकी नज़रें झुक गईं। इस सब ने मीरा की सालगिरह धूमधाम से मनाई। आज एक अरसे बाद हवेली में किसी खुशी को सेलिब्रेट किया गया था। हर तरफ खुशी का समा था। आज इस हवेली में खुशी का जश्न मनाया जा रहा है। इस खुशी के मौके पर आज हम एक अहम ऐलान करना चाहते हैं, गाजी अब्दुल्ला शाह ने अनाउंस किया। महफिल में खड़े हर शख्स की तवज्जो गाजी अब्दुल्ला शाह की तरफ मरकूज हुई। आज मैं अपने अकलौते बेटे की एंगेजमेंट का ऐलान करता हूँ। आज मैं अपना फर्ज अदा करके इस खुशी को दोबाला करने जा रहा हूँ। चारों तरफ तालियों की गूंज ने जगह ले ली। हसान शाह को स्टेज पर बुलाया गया। मीरा सब मंजर खामोशी से देख रही थी। इसका दिल जोर से धड़कने लगा। तभी मामी ने कहा, आओ मीरा, तुम भी स्टेज पर आओ, ये खुशी तुम्हारे बिना अधूरी है। वो शर्मा के खुद में सिमट कर रह गई थी। मंगनी के कुछ अरसे बाद ही हवेली को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। आज हवेली एक दुल्हन का लिबास ओढ़े खड़ी थी। हर तरफ शहनाइयाँ बज रही थीं। हसान शाह दूल्हे का लिबास पहने अपनी दुल्हन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब मेरा दुल्हन का लिबास पहने किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। महफिल में हर किसी की तवज्जो का मरकज़ आज मेरा थी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी। इस दुल्हन के जोड़े में गाजी अब्दुल्ला शाह मीरा के सर पर शफकत भरा हाथ रखते हुए बोले। मीरा को हसान शाह के बराबर लाकर बिठाया गया। आज इसके वजूद में सर लहरें दौड़ रही थी। आज इसकी हालात खौफ से नहीं बल्कि खुशी से ऐसी हालत थी। अब मैं अपने दिल के सब अरमान पूरे करूंगी। मेरा ये दिली नकाब आज पूरा हुआ। मैंने अपने हाथों से अपने हसान शाह की दुल्हन को सजाया है। सदा खुश रहो, आबाद रहो। ढेर सारी दुआएं देते हुए मामी ने मीरा को तोहफे तोहफों से नवाजा था। सब्र सुमात अदा करने के बाद मीरा को एक नए कमरे में बिठाया गया।
वो हसरत भरी निगाहों से पूरे कमरे को देख रही थी, जिसे गुलाब की पत्तियों और फूलों से सजाया हुआ था। हर तरफ गुलाब के फूलों की खुशबू फैली हुई थी। मीरा इस महक को महसूस कर रही थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। मीरा के चेहरे पर लाल घूंघट था। इसने घूंघट के अंदर से ही बाहर की जानिब देखा। इसका दिल जोर से धड़कने लगा। हाथ में तोहफा लिए हसन शाह कमरे में दाखिल हुआ था। हाथ में पकड़ा डब्बा खोलते हुए हसन शाह ने एक खूबसूरत हार बाहर निकाला और मीरा के गले में डालते हुए कहने लगा, तुम्हें याद है मीरा, एक दिन तुम गलती से मेरे कमरे में आ गई थी और मैंने तुमसे कहा था कि कमरे में आने की सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तब तुम इस सज़ा से बच गई थी, लेकिन आज तुम इस सज़ा से नहीं बच सकोगी। इसके चेहरे पर मोहब्बत भरी मुस्कुराहट थी। मीरा के चेहरे से घूंघट उठ चुका था। वो शर्म से सुर्ख हो रही थी। इसके गालों की रंगत अचानक से तब्दील होने लगी। इसने नज़रें उठाकर हसन शाह की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहने लगी, जी मुझे याद है, बताएं क्या सज़ा है। हसन ने इसे अपनी बाहों की गिरफ्त में लेते हुए कहा, ये बाहों की कैद ही तुम्हारी सज़ा है। इस कैद में मैं तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मुझे हैरत है मीरा, हसन शाह जो कभी किसी पर नहीं मरता था, कभी किसी की नहीं सुनता था, आज तुम पर मर मिटा है, तुम्हारा गुलाम बनकर रह गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मोहब्बत की कैद में सारी ज़िंदगी गुजारो। हम एक साथ इस कमरे में एक दूसरे के लिए सज़ा नहीं बल्कि ज़िंदगी भर के लिए सुकून बनकर रहें। वो शर्माई और कहने लगी, मुझे आपकी यह सज़ा मंजूर है हसन शाह। इस तरह एक मोहब्बत भरी कहानी का आगाज़ हुआ और ये खौफनाक हवेली खुशियों का गहवारा बन गई। इस तरह इस खुशी ने हवेली पर जमी गम की सारी परत उतार कर फेंक दी और खुशियाँ ही खुशियाँ हवेली का मुकद्दर बन गई। शादी के 1 साल बाद खुदा ताला ने मीरा को 2 जुड़वां बच्चों से नवाजा। मीरा और हसन शाह की मोहब्बत की 2 निशानियाँ, ज़ैनब और ज़ैनुल आबदीन, इनकी खुशियों का वो वाहिद हिस्सा थे जिनके बगैर हवेली की हर खुशी फीकी लगती थी। इस तरह हवेली की दास्तान मोहब्बत की दास्तान में तब्दील हो गई। अब हवेली में ना कोई हसन शाह के गुस्से से डरता था और ना ही इस हवेली में किसी को घुटन महसूस होती थी। आज भी मेरा जब हवेली के बाग में बैठती है तो इस दिन को याद करती है जब पहली दफ़ा वो यहाँ पर आई थी, और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि अल्लाह ने इसे हसन जैसे मोहब्बत करने वाले शौहर से नवाजा। ये कहानी सिर्फ एक मोहब्बत की दास्तान नहीं बल्कि दर्द, राज, भरोसे और बदले हुए इंसान की कहानी है। हसन शाह का किरदार शुरू में एक सख्त मिजाज, वसीले और खौफ पैदा करने वाले इंसान के तौर पर सामने आता है, मगर जैसे जैसे इसके माजी के ज़ख्म और अपनी बहन के लिए इसकी मोहब्बत सामने आती है तो एहसास होता है कि बाज़ औक़ात इंसान की सख्ती के पीछे एक गहरा दर्द छुपा होता है। अलबत्ता हसन का गुस्सा और सख्त रवैया काबिल तारीफ़ नहीं, क्योंकि खौफ से रिश्ते नहीं बनते बल्कि मोहब्बत, एतमाद और एहतराम से दिल जीते जाते हैं। मीरा का किरदार एक मासूम, हसास मगर बहादुर लड़की के तौर पर उभरता है, जिसने खौफ के बावजूद सच का साथ दिया और अपनी फिक्र मोहब्बत से टूटे हुए दिल को दोबारा जीने का हौसला दिया। कहानी यह सबक देती है कि किसी इंसान को सिर्फ इसके ज़ाहरी रवैये से नहीं परखना चाहिए। हर शख्स के अंदर एक ऐसी कहानी हो सकती है जो दुनिया से छुपी हो, मगर साथ ही ये भी ज़रूरी है कि अपने दर्द को दूसरों पर सख्ती की सूरत में ना निकाला जाए। असल ताकत बदला लेने में नहीं बल्कि सच को सामने लाने, माफ़ करने और मोहब्बत से ज़िंदगी को बेहतर बनाने में है। हर रिश्ता इज्जत और भरोसे का मोहताज होता है, क्योंकि एक नरम दिल रवैया किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। और आपको ये कहानी कैसी लगी, पढ़कर अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।